के उसको सजाए मौत की सजा होती थी। आए देशवासियों, क्या वो कोई कानून नहीं था? इतने आपने गर्भपात गिराए, इतनी नसबंदी कर्मचारी अधिकारियों की आपने इमरजेंसी में इनको पकड़कर सेठ साहूकारों को, इन देवियों को और बच्चों को पकड़कर आपने इतना बड़ा आपने जनसंख्या की कमी के लिए आपने जो काम किया, और इस समय पर 2 अरब की आबादी है। बोलिए आप फेल हो गए कि नहीं? बोलिए फेल हुए कि नहीं? हमने भी मेरठ देखा था 50 साल पहले, हमने भी दिल्ली 50 साल पहले देखी थी। एक मामूली सी दिल्ली थी, वो चांदनी चौक के इर्द गिर्द ही आबादी थी और बाकी दिल्ली में कुछ नहीं था। हमने अपने आंखों से देखा था। आज उस दिल्ली को देखिए तो एक जो दिल्ली से 30-40 किलो की मील की दूरी पर गांव भी होगा, वो भी शहर बस गया। हमने देखा था। आपने सबसे पहले आपने प्रजातंत्र में ये शासन करने वालों ने अपराध किया है कि इस जनता प्रजातंत्र जनता के सामने आपने जनता की चोरी की, और ये अभी तक आपने नहीं बताया कि भारत की आबादी इतनी है। बोलिए अपराध है कि नहीं? बोलिए है अपराध। ये सबसे बड़ा अपराध भारतीय संविधान ये कहता है, बड़ा भारी अपराध है। जनता की प्रजातंत्र में चोरी नहीं करनी चाहिए, और आपने क्यों चोरी करके रखा है इसको मैं बताना नहीं चाहता। मैं आपसे सबसे ये पूछना चाहूंगा, आप तो गृहस्थ आश्रम में बाल बच्चों में रहते हो, क्या आदमी अपनी स्त्री से कोई घर का या बाहर का राज छुपा सकता? कोई आपका गोपनीय भेद आपका यानी स्त्री से आप छुपा लेंगे? तो जब घर का और बाहर का कोई भेद स्त्री से नहीं छुप सकता है, तो क्या कोई फरिश्ते ऊपर से उतर आए? मान लो अगर कोई विदेशी देश का आदमी विदेशी देवी से, औरत से शादी करे, तो शायद हो सकता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है, वो अपनी स्त्री से अपना राज छुपा लेगा? नहीं छुपाएगा। तो ये बताओ कि देश का आदमी विदेशी औरत से शादी चलते फिरते में करे, मंदिर भी ना हो और मस्जिद भी ना हो और मुल्ला भी ना हो और पंडित भी ना हो और दरिया का किनारा भी ना हो और कोई मंदिर और मठ भी ना हो, गिरजाघर भी ना हो, और चलते में अगर शादी कर ले तो उसको राजा बना दोगे? तो आपने ये सबसे बड़ी गलती क्यों की? भारत के प्रधानमंत्री ने विदेशी स्त्री से शादी की है, और आपने ये अपराध क्यों किया कि उसको राजा बनाया? क्यों आपने ये अपराध कर डाला, ये बताइए। ये देश के लिए, जनता के लिए, ये अपने गौरव के लिए, अपनी जाति समाज के लिए ये क्या छोटा अपराध है? अब ये बताइए, जब आपने प्रधानमंत्री राजा बना दिया तो कोई गोपनीय अपनी स्त्री से राज छुपा सकता है? तो ये सिद्ध और साबित हो गया कि मंत्रालय का, फौज का और उनका, और जो योजना बनाते हैं, जो कमजोरियां हैं इस प्रजा की, इस जनता की, इस देश की, इस हथियारों की, उड़ने वाले हो, मारने वाले हो, जो कुछ भी फैक्ट्रियों का उत्पादन हो या संग्रह हो, वो सब विदेश में चला गया। मैं एक बात और आपको ये बताना चाहता हूं, उस समय पर ये राष्ट्रपति जो आए तब तो नहीं थे, लेकिन हमारे सरदार राष्ट्रपति थे जो रिटायर हो गए। उस समय पर यानी भारत की टकसाल करेंसी विदेशों में छपने के लिए दे दी गई। टकसाल और करेंसी विदेशों में छपने के लिए दे दी गई। भारत का संविधान और भारत की नीति, आप एमएलए और एमपी और मतलब यह है कि जो भी संसद सदस्य हों, वो राष्ट्रपति से शपथ ग्रहण करते हैं कि हम अपने भारत का, भारत की जनता का, भारत के विकास का और फौज का और फौज के सामान का हम कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं गोपनीय भेद
किसी विदेशी को नहीं बताएंगे और अपनी करेंसी किसी विदेश में नहीं छपवाएंगे। फिर राष्ट्रपति न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश दिल्ली में रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे शपथ लेते हैं कि हम कोई भारत की जनता के खिलाफ यानी गोपनीय ऐसा राज ओपन नहीं करेंगे जिससे हमारे देश का और भारत की जनता का नुकसान हो जाए। और अगर आप ये गोपनीय राज भारत और भारत की जनता का, फौज और फौज के सामान का अगर आपने ओपन कर दिया तो संविधान का अपराध आप लोगों को लग गया। वो करेंसी टकसाल विदेशों में छपने लगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो टकसाल, जो करेंसी विदेशों में रुपया छप रहा और छपाया जा रहा और बताया जा रहा, क्या उस पर राष्ट्रपति के कोई हस्ताक्षर हुए? आपको ये बताया गया राष्ट्रपति द्वारा कि हस्ताक्षर हो गए राष्ट्रपति के विदेश में भारत की करेंसी इस देश को चलाने के उत्पादन के लिए और खुद और समृद्धि के विकास के लिए बाहर छपाई जाएगी। कोई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कोई दस्तखत हुआ आपने कभी सुना? तो आप क्या छत्री हो? क्या हो आप? कौन सी मूछ लगाई आपने? कौन से बाल लगाए? और फिर क्या तुम छत्री हो? क्या रखते हो बुद्धि और क्या तुम वीरता रखे हो? तुम्हारे पास में क्या ज्ञान है? ये तो भारतीय संविधान कहता है इतना बड़ा राज इस भारत की जनता के साथ, विकास के साथ और देश के कानून के साथ ये पूरा जो इतना खिलवाड़ किया गया, ये क्षमा योग नहीं है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपकी तकलीफ जो इस मंच पर पटकते हो, दर्दों को, उसकी वजह से मुझको ये सब आपके सामने आना पड़ा। और मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा, इसमें क्या मसाला भरा हुआ आपको तो कुछ मालूम नहीं है। ये तो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो संसद सदस्य जिनको आपने चुन करके विधानसभाओं में और लोकसभा में भेजा, उन्होंने इस पर आलोचना क्यों नहीं की? वो तो ज्ञानी थे, वो तो तुम्हारे भेजे हुए थे, तुम्हारे नुमाइंदे थे कि तुम्हारी तरफ से, तुम्हारे देश की तरफ से, तुम्हारे कानून की तरफ से, तुम्हारे उत्पादन की तरफ से, तुम्हारी खुशहाली की तरफ से बोलेंगे। तो वो संसद सदस्यों ने क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं शोर मचाया? उनको दिल्ली में शोर मचाने की जरूरत नहीं, लखनऊ में शोर मचाने की जरूरत नहीं। वो लौट करके आते और जनता में शोर मचाते। सच्चा न्यायालय ये था, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना वो कहीं उधर जाना, आपको किसी गवर्नर के यहां जाना, ना आपको किसी कमिश्नर के यहां जाना, ना एसपी के यहां जाना, ना डीएम के यहां जाना, ना किसी दफ्तर में और न्यायालय में जाना। ये सच्चा न्यायालय तुम्हारा था, ये वोट का न्यायालय था। जब तुमको ये अधिकार मिला तो तुम यहां चिल्लाते आकर के कि वो करेंसी जो है बगैर राष्ट्रपति के दस्तखत के, बिना उपराष्ट्रपति के दस्तखत के वो करेंसी विदेशों में छापी जा रही। अब तुम्हारे पास क्या रह गया? ये भी नहीं है, लगोटी भी उतर जाएगी, ये भी चली जाएगी हाथ से। और वो कत्लेआम होगा जो बाबा जी पहले तो सुनाते चले आए। सरेआम बाजार में कोई भी तुमको देखने वाला नहीं होगा। तुम्हारी बहु बेटियों को जब लोग खींच करके ले आएंगे और सड़कों पर डाल लेंगे, तब तुम कहोगे चलो बाबा जी के पास दौड़े। ये काम आएंगे आपसे, ये खड़े हुए ये काम आएंगे, यही आपके काम आएंगे। इसलो देश वीरों का देश है, क्षत्रियों का देश है, विद्वानों का देश है, ब्राह्मणों का देश है, सत्कर्मियों का देश है, त्यागियों का देश है। आप इसको अनाचारियों का देश बना डाला। इसलिए आप इससे कहो गांव-गांव में अब कुछ जरूरत नहीं है, ना आपको दिल्ली में किसी तरह के सत्याग्रह की, कोई आंदोलन की और फेरियों की जरूरत नहीं है, ना दफ्तरों में आप जाते हो। वहां ये बेचारे हमारे जो इंस्पेक्टर है यहाँ, ये कोई जा रहा दिल्ली, कोई लखनऊ जा रहा, क्यों जा रहा? क्यों? वहां रैली निकलेगी, सत्याग्रह होगा। आज इसका सत्याग्रह, कल उसका सत्याग्रह। आप उस मजिस्ट्रेट का, उस डीएम का, उस बेचारे जो रक्षा करते हैं, उनका समय तो वहां चला गया। तब तक यहाँ डकैती हो गई, तब तक यहाँ कत्ल हो गया। तुम चिल्लाए दरोगा जी, तुम चिल्लाए एसपी साहब, ये तुमने क्या कर दिया? और वो बेचारे चले गए वहां उनको बचाने के लिए। अरे ये क्यों करते हैं?
कहीं जाने की जरूरत अब नहीं। बस अब एक काम करो, लाओ इधर पकड़ाओ, एक ये काम करो, ये भूमि जोता खेतिहर काश्तकार संगठन की जो आधारशिला 10 सितंबर 1987 में रखी गई, ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच। लोगों को मालूम नहीं था, वो तो मजाक समझते थे कि बाबा जी मजाक कर रहे, आधारशिला कितने आदमियों के बीच में, ये तो आपको कोई इतने आदमी इकट्ठे नहीं कर सकता। उनको तो ये पता नहीं था कि बाबा जी इतनी जल्दी जल्दी काम करेंगे। तब तक फौरन घोषणा हो गई, 5, 6, 7 को फौरन चलो हरदोई और काम का भूमि जोता खेतिहर का झंडे, हमको शक्ति दो, हमको ज्ञान दो, हमको बल दो। देखो आप फिर देखिए, आप इस झंडे को ले लो। इस झंडे को लेने के बाद किसी की रैली में नहीं, बाबा जी की अपील है, किसी के सत्याग्रह में नहीं, कोई धरना नहीं देना, किसी मजिस्ट्रेट को या किसी एसपी को, किसी कमिश्नर को और किसी डीएम को या किसी अधिकारी कर्मचारी को वहां जाकर के उसका घेराव नहीं करना। इस झंडे को ले लो। अगर आप लोगों ने अपना झंडा जो ले लिया, जो आपका झंडा मैं पकड़े हुए हूं, मेरा झंडा तो ये बाद में बनेगा, अभी तो आपका झंडा है। अगर मैं इस झंडे को ले लेता तो आप कहते बाबा जी मेरा झंडा तो है नहीं, तो आपका झंडा, ये आपका झंडा मेरा नहीं, मैं तो इस झंडे को लिया। ये देखो वो, मैं तो वो काम कर रहा था और वो झंडा टाट वालों का, दूरदर्शी का, वो अलग है, और वो आपका झंडा उधर फैर रहा। इस झंडे को ले लो और ये ऐलान कर दो गांव गांव में कि भूमि जोता खेतिहर काश्तकार ये अपना अपना झंडा लेकर और फौरन सभाएं करें और जल्दी से जल्दी, अब देर करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी अपनी तकलीफें गांव में सब बताएं इन टाट वालों को। जो भी आपको पर्चे मिल जाए प्रस्ताव के, उसमें ट्रैक्टर का कर्जा, ट्यूबवेल का कर्जा, नाली का कर्जा, कुएं का कर्जा, इंजन का कर्जा, मेड़ का कर्जा, भैंस का कर्जा, बैल का, घोड़े का, गधे का, बकरी का, सुअर का और हलों का और यंत्रों का और खाद और गैबर गोश्त का और खादों का और बीजों का, जितना भी कर्जा 40 सालों का सरकारी रदा तुम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, वो झंडे लेकर के तुम बखात करो और अपनी चीज को पटको जल्दी से, और ये कहो कि झंडे अब हम इस योग नहीं रह गए, हम में ये समर्थता नहीं रह गई, अब हमारा 40 सालों का सरकारी जितना भी कर्जा है वो मैं ब्याज के माफ हो जाना चाहिए। बस आप अपनी आवाज को बाहर निकालो, वो सुन रहा है, वो सब कुछ करेगा। तुम क्यों घबराते हो, लेकिन आवाज नहीं निकालोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। और जब तुमने झंडे लिए और गांव गांव में प्रस्ताव पास हुए और कमेटियां इन भूमि जोता खेतिहर काश्तकारों की जब स्थापित होने लगी और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे ही गांव गांव में बनने लगे, अगर वो नेता लीडर जो सड़क छापते, जो रास्ते में पकड़कर फौरन उसी दिन पकड़ करके और फौरन कुर्ता टोपी पहनाकर और डिक्लेयर रेडियो अखबारों पर कर दिया, मोहर लगा दी कि ये नेता हमारी पार्टी का है, वो सड़क छापने का, उसको कह दिया, बस कर दिया कि इसको तुम अपना मतदान, अपना वोट हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई दे दो। उस बेचारे को ये भी धोना नहीं आता था, ये पीछे से धोना भी, टट्टी पेशाब भी नहीं आती थी, और सड़क छाप नेता बन गया, दिल्ली में एमएलए और एमपी बन गया। अधिकारियों तुम नहीं जानते हो, जो हम कहे उसको करना। अरे भाई कानून, अब कुछ नहीं, कानून को हम कुछ नहीं समझते, कानून रद्दी की टोकरी में डालो, जो हम कहते हैं वही कानून लीजिए, आपका भला क्या होगा।